हाँ क्या हुआ? नेक्स्ट चैप्टर प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। देखो प्लैनेटरी मोशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम लोग को कुछ मेहनत ज़्यादा करना नहीं है, यही जो सारी चीज़ें यूज है, जैसे सेंट्रल ऑर्बिट, पोलर फॉर्म, पेडल फॉर्म में भी पढ़ाए थे ना। तो हम लोग को जो सेंट्रल ऑर्बिट पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, वही ज़्यादा सब यूज है, ठीक है। ठीक है, जाओ देखना नेक्स्ट चैप्टर प्लैनेटरी मोशन। PLANETARY प्लैनेटरी मोशन, देखना स्पेलिंग सही कर लेना, प्लैनेटरी मोशन PLANETARY। नेक्स्ट चैप्टर है प्लैनेटरी मोशन। देखो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जैसे हम लोग जो पढ़े हैं बचपन में, जैसे देखो अकॉर्डिंग टू आप लोग पढ़े हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? न्यूटन क्या किया था, वो बताया था कि इस यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है, जो भी यूनिवर्स में पार्टिकल है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? कोई भी पार्टिकल है, जैसे तुम लोग भी पार्टिकल हो ना, तो कोई भी पार्टिकल यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल एग्जिस्ट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कहा है वो कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। कोई भी, चाहे प्लैनेट हो चाहे कुछ भी हो, अरे कोई पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ तो मास होगा। तो मान लो इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास क्या है, m2 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ तो क्या करेगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो ये दोनों कितने डिस्टेंस पे है, सपोज r डिस्टेंस पे है, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल के सेंटर से मेजर करेंगे कितने डिस्टेंस पे, सपोज r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होगा वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दैट मीन्स जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतने ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 m2 पे। जितना ही ज़्यादा फोर्स होगा या जितना बड़ा मास होगा उतने ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये बताता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। और देखना F इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब पार्टिकल अगर जो जितना कम दूरी पे होगा उतने ही मतलब उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब पार्टिकल अगर जो ज़्यादा दूरी पे होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, सही बात है, समझ में आ रहा है। ये यूनिवर्सली है, ये रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स r की वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी उतना ही कम F होगा, और r की वैल्यू जितनी ही छोटी होगी उतना ही। अब वैसे देख लो, ये पार्टिकल अगर जो नज़दीक होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पार्टिकल दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग देखना ध्यान से, F मिलाते हैं और ये लिखते हैं m1 m2 बाई r स्क्वायर, एक नया कांस्टेंट लेते हैं g, m1 m2 बाई r स्क्वायर। जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? बगलिया में ऐसे जब न्यूटन खोज रहा था तो बगलिया में गुलाम था, इसे देख रहा था, ऐसे तिरछे देख रहा था कि क्या कर रहा होता ना, जैसा ये देख रहा था कि क्या कर रहा है, जैसे तुम लोग इधर पहले सब गुलाम प्रयोग कर रहा था न्यूटन। अरे तुम इधर देखो, जैसे हम लोग मतलब पेपर ऊपर देते हैं ना, तो हमारे बगल वाले इसे झांकते हैं, इसे कैसे झांकते हैं, देखते हैं ना। गुलाम भी देखा कह रहा कि जब ये हर मतलब कोई भी पार्टिकल है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उनके जो भी बीच एक दूसरे का अट्रैक्शन लगता है, तो गुलाम कुछ नहीं किया, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। कह रहा अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लो, ठीक है, तो उसमें दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो और वे दोनों कितने डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे है,
तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारे न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये सारे सब फोर्स हैं। तो वो कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों Q1 Q2 का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। Q1 Q2 और फिर वही डिस्टेंस, और इसी को बाद में एक नया नाम देते हैं क्या, K Q1 Q2, K को कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं और इसी को ले लेते हैं 1/4πε0 Q1/Q2। तुम लोग देखो, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ है ना, कुछ हुआ नहीं है। हकीकत में बताया जाए सब कुछ जैसे होता है ना कि पहले ज़माने के लोग कॉपी करने में माहिर होते, अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज करने के लिए तो रदरफोर्ड सब कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगा पाया, इसीलिए उनका क्रेडिट दूसरे ले गए। चैडविक ले गए, जेड थॉमसन ले गए, बताएंगे उसकी कहानी किसी दिन। ये समझ में आ गया ना। तो ये है आप लोग के प्लैनेटरी मोशन में अगर जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा तो लिख लेना है, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्स में पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, तो उनके बीच जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और जो ये दोनों जितने r डिस्टेंस पे हैं तो वो फोर्स क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए पढ़ाए थे। मिटाए ये, चलो अभी रुक जाओ, लिखवाते हैं। ये तो ऐसे ही जनरल है, बुक में दिया गया है तो बता दिए, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं। तुम लोग लिख लोगे ना, ऐसे आएगा, लिखवाने की क्या जरूरत है। जो हम लोग हाँ लिखवा रहे हैं भाई, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है। वेलोसिटी निकलेगी, मोशंस मतलब इसमें देखना ध्यान से। तो इसके लिए अगर जो आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, थ्योरम ही है, लिखो उसमें ये होता क्या है, लिखो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इफ ए पार्टिकल मूव्स, देखो बुक में ऐसे दिया है डायरेक्ट इनवर्स, ऐसे मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दो तरह से पूछता है, एक ऐसे देगा, पूछा कितनी बार, बहुत बार, 2001 से लेके 10 तक तो इसमें पूछा है, न्यू बुक में और भी पूछा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या करेगा, ये तो बाई ऐसे कहेगा, हेडिंग से पूछ सकता है कि मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ऐसे पूछ सकता है डिफाइंड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा लिखना, या इसके लिए अलग एक थ्योरम बना के देगा, वो थ्योरम स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट है थ्योरम का, ठीक है। लिखो इफ ए पार्टिकल मूव्स, हो गया, इन ए पाथ so that acceleration is always directed towards a fixed point, so that acceleration is always directed towards a fixed point and is equal to mu upon distance का क्यूब, स्क्वायर है, ठीक है। म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया।
लिखिए सो दैट इट्स पाथ इज ए कॉनिक सेक्शन, सो दैट इट्स पाथ इज ए कॉनिक सेक्शन। क्या हाँ SH सो दिखाना है भाई, SHOW सो दैट इट्स पाथ इज ए कॉनिक सेक्शन, हो गया। एंड डिस्टिंक्ट, एंड क्या डिस्टिंक्ट लिखा है, डिस्टिंक्ट बिटवीन, या डिस्टिंक्ट लिखा है, डिस्टिंग्विश होगा ना, हाँ लिख लीजिएगा। डिस्टिंग क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही जो भी है। लिख दे रहे हैं भाई, तुम लोग पढ़ लो। DISTINGUIS, डिस्टिंग्विश बोलते हैं हम, वैसे तुम लोग अलग प्रोनाउंस करते होंगे। distinguish between the three cases arise, ये स्टेटमेंट है, ऐसे पूछता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे देगा दो तरह का, या तो कहेगा व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, या जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जो सेंट्रल एक्सीलरेशन है वो क्या है, म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिखाना है कि ये जो पाथ होगा वो कैसा होगा, कॉनिक सेक्शन होगा, और इसके लिए 3 केसेस बताना है आपको, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। सॉल्यूशन जो भी गिवन दैट, क्या दिया है हियर, गिवन दैट p की वैल्यू क्या दिया है जी, म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम मान लेंगे रेडियस वेक्टर अलोंग r, तो ये क्या होगा म्यू बाई r स्क्वायर, और ये क्या होगा म्यू u स्क्वायर। कोई दिक्कत। वी नो that differential equation of central orbit in pedal form क्या होता है अखिलेश? सर एच स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर, अपॉन पी क्यू, हाँ डीपी अपॉन डी आर, हाँ इक्वल टू पी। वेरी गुड। एच स्क्वायर अपान, ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है, ये भी स्मॉल पी। एच स्क्वायर अपान डी पी अपान, एच स्क्वायर अपान पी क्यूब डी पी अपान डी आर, और ये क्या होगा, ठीक है पी मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू, एच स्क्वायर अपान पी क्यूब डी पी अपान डी आर। तो पी की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे तो क्या होगा जी, एच स्क्वायर अपान पी क्यूब डी पी अपान डी आर, और पी की वैल्यू क्या दिया है म्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं, एच स्क्वायर अपान पी क्यूब डी पी, डी आर को इधर लिख दो, म्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। चलो लिखो, यहाँ तक लिख लो। तो चैप्टर 2-3 लेक्चर में, ज़्यादा नहीं हुआ, 3 या 4 2-3 या लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पढ़ाने के बाद डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, फोर्स। हाँ फर्स्ट ईयर में वही सब है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 2 क्वेश्चन आता है फुल, इसीलिए वो पढ़ाएंगे। और ये दोनों चैप्टर मिलने, ये पढ़ाने के बाद एक छोटा सा चैप्टर है, तो सेंट्रल ऑर्बिट और ये चैप्टर मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 20 यहाँ से कवर होगा, 20 वहाँ से 40, और फिर फोर्स इन 3 डायमेंशन पढ़ाएंगे, 20 वहाँ से कवर होगा 60, तो सब कुछ कवर हो जाएगा।
ये समझ में आया काजल? कहीं कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे देखना ध्यान से, मिटा दे इसको जी, चलो पूरा मिटा दे लो। देखना, इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहां लिख दे रहे हैं इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो h स्क्वायर ये क्या होगा p टू दी पावर -3 क्या होगा dp, और ये क्या होगा जी म्यू r टू दी पावर -2 dr, तो क्या होगा h स्क्वायर और देखो -2p स्क्वायर, क्या हुआ -2p स्क्वायर म्यू अपान -r प्लस एक कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान लो b, जो भी मान ले रहा है, ठीक है। अभी कांस्टेंट ऐसे लिख दे रहा हूं, खाली कांस्टेंट अभी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दिक्कत है? अरे भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर नीचे लाओगे यही आएगा, ये यही आएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बाई p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी 2 म्यू अपान r, और -2 कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, मान ले रहे हैं b, अरे कुछ एक नया कांस्टेंट b ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये जो दिखाता है यही इक्वेशन फर्स्ट यही शो करेगा कि ये कॉनिक इक्वेशन है, किस पेडल फॉर्म में, कॉनिक सेक्शन का जो इक्वेशन होगा पेडल फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग को 3 केसेस एराइज करने हैं, ठीक है। तो तुम लोग पढ़े होगे, देखना ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू h अपान p, पढ़े हो ना सेंट्रल ऑर्बिट में, जो सेक्टोरियल एरिया पढ़े थे, सेक्टोरियल एरिया पढ़े थे, हाँ। तो v इक्वल टू क्या था h बाई p, तो यहाँ इसको लिख सकते क्या v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर p स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2u, क्यों? क्योंकि लिखना v इक्वल टू h बाई p, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 म्यू बाई r प्लस, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, यहां तक लिखो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना, बस थोड़ा सा लिखवाना है। हो गया? we know that the equation of ऐसे इलिप्टिक पैराबोला या पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक इन पेडल फॉर्म आर रिस्पेक्टिवली, ये लिखे, यहां तक लिख लिए, हो गया? लिख लो। देखो, जो b स्क्वायर बाई p स्क्वायर ये होता है 2a बाई r प्लस 1, ये क्या, सॉरी -1, ये वाला इक्वेशन क्या बताएगा इलिप्टिक के लिए, ठीक है, ऐसे लिख लेना इलिप्टिक के लिए, इलिप्टिक या इलिप्स के लिए, और 1 बाई p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 1 बाई
ए आर, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर होता है कि नहीं? सर ऊपर क्या लिखा है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। हाँ अरे भाई अभी रुको तो लिखो तुम लोग, ये नीचे वाला हो गया, सब मिटा दें, एच स्क्वायर है ये। और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2ar प्लस 1। बी सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस पढ़े हो, तो ये इलिप्टिक का इक्वेशन है किसमें? पेडल फॉर्म में। ये पैराबोलिक पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ठीक है। और ये क्या है? हाइपरबोलिक का। ये 3 इक्वेशन होता है, लिखे हैं, याद कर लो, ठीक है, काम आएगा। ये इलिप्टिक के लिए है, ये पैराबोलिक के लिए और हाइपरबोलिक के लिए है, ठीक है। देखो अब क्या कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसको कुछ नाम दे दो, मान लो 2 है, ये 3 मान लो, 4 और 5। कैसे कंपेयर करेंगे देखना, एक सेकंड, इसको कुछ लिखे ना, वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये वाला कोई इक्वेशन माने थे ना, ये वाला 2 माने थे कि 1 माने थे? ये तो 2 है ऑलरेडी, ऐसे टाइप वाला 1 माने थे ना। अरे भाई इसको 2 माने थे और ये वाला 1 माने थे ना, बस। हाँ लिखो, कोई बात नहीं। अब देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये मिटाए जी। देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाले में इक्वेशन में क्या था, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, यहाँ क्या है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो क्या होगा एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, कंपेयर करेंगे। और यहाँ क्या होगा जी, 2 म्यू अपान आर, वहाँ क्या था म्यू अपान ए, और क्या होगा बी अपान -1। अरे कैसे कंपेयर करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, 2 लाइन तो ऐसे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, या ऐसे इक्वल टू c1 हो, और a2 x प्लस b2 y। तो कंपेयर कैसे करते हैं, a1 अपान a2, b1 अपान b2। तो वहाँ देखो एच स्क्वायर था, यहाँ क्या पी स्क्वायर दोनों है, तो कंपेयर कहाँ करेंगे, एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। वहाँ क्या था 2 म्यू अपान आर, तो 2 म्यू के जगह पे यहाँ 2 है, तो 2 से ऐसे लिख सकते हैं, 2 म्यू अपान 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली म्यू अपान ए, और वहाँ कांस्टेंट क्या था बी, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो इन दोनों को लो तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए इंटू म्यू, और इसी ये लेटस रेक्टम पढ़े हो इलिप्ट का, इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, सेमी लेटस रेक्टम होता है। एल जो होता है बी स्क्वायर बाई ये सेमी लेटस रेक्टम होता है, और लेटस रेक्टम क्या होता है 2L 2B स्क्वायर बाई ए, ये पूरा। अरे ये वाला इलिप्स, ये वाला लेटस रेक्टम, ठीक है, जो ये इसके नाभि से जाती है। हाँ तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू एल, चूंकि ऐसे लिख लेना एल बराबर बी स्क्वायर बाई ए सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। और देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे जी, तो क्या आएगा यहाँ से म्यू की वैल्यू, देखो म्यू की वैल्यू सॉल्व, बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस म्यू बाई
ए। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो यहाँ तक, बस हो गया। ज़्यादा टाइम हो गया क्या जी? जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, इसको मिटा दे। चलो अब b की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, चाहे सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में, वो तो वही आएगा। यूज वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। क्या था जी? v स्क्वायर h स्क्वायर बाई p स्क्वायर था ना, 2 म्यू अपान r प्लस b था ना, यही था ना इक्वेशन। तो b की जगह क्या रखेंगे? माइनस म्यू बाई a। तो देखो v स्क्वायर, यहाँ म्यू कॉमन करोगे तो क्या होगा? 2 बाई r माइनस 1 बाई ए, ये मिला। ये किसके लिए है? इलिप्स के लिए। कोई दिक्कत? लिख लेना। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, 2 म्यू बाई आर, 2 म्यू बाई आर में से कुछ क्वांटिटी घटा रहे हैं, घटाना आ रहा है, तो ये क्वांटिटी किसी से छोटी होगी जी? ऐसे देखा जाए 2 म्यू बाई आर से छोटी होगी कि नहीं, क्योंकि घटा रहे हैं। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं? वी सी दैट जो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? लेस, 2 म्यू बाई आर से लेस होगी। फॉर किसके लिए? इलिप्स के केस में लिख लेना, इन केस ऑफ इलिप्स या फॉर इलिप्स। ये समझ में आया? क्योंकि कुछ कम हो रहा है, घट रहा है। अब देखना ध्यान से, फिर अगेन कंपेयरिंग इलिप्स वाला कौन सा? पैराबोला वाला कंपेयर कर रहे हैं। पैराबोला कौन सा इक्वेशन माने थे? अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड फर्स्ट, वी गेट, देखना ध्यान से। तो वहां क्या था जी? h स्क्वायर अपान क्या होगा? 1। पैराबोला के लिए क्या था? तो 1 था ना, b स्क्वायर की जगह क्या था? 1। तो यहाँ क्या होगा? h स्क्वायर अपान 1 और क्या होगा? म्यू इक्वल टू 1 बाई ए, 1 बाई ए, और b इक्वल टू क्या होगा? b अपॉन 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a म्यू, ये इन दोनों को लोगे, इन दोनों को फर्स्ट, और तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a म्यू, और b बराबर क्या होगा? तो जब b बराबर 0 यूज करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2 म्यू, हाँ ये समझ में आया? ऐसे लिख लेना, ये फॉर पैराबोला। लिखो जल्दी जल्दी, इलिप्स के लिए बचा है तो पैराबोला, ये पैराबोला अभी खाली हाइपरबोला के लिए बचा है। ये फर्स्ट केस है, एक सेकंड, इसको सेकंड केस मान लेना, केस सेकंड। इलिप्स के लिए जो कंपेयरिंग लिखा है उसको फर्स्ट केस मान लो, और पैराबोला के लिए सेकंड केस, और हाइपरबोला के लिए थर्ड। ए म्यू, हो गया जी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, पैराबोला के लिए केस, सॉरी इलिप्स के लिए केस फर्स्ट मान लेना, अब केस थर्ड।
कंपेयरिंग इक्वेशन 5 विथ फर्स्ट वी गेट क्या होगा जी, एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई ए बी बाई 1। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू बी स्क्वायर बाई ए, और ये क्या होगा म्यू इंटू एल। कोई दिक्कत। और b की वैल्यू क्या होगी, एंड b की वैल्यू क्या होगी, म्यू बाई ए। Hence from equation second we get, ये नीचे वाला लिख लिए हो। फ्रॉम सेकंड से क्या मिलेगा देखना, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर, और बी की वैल्यू क्या मिला, म्यू बाई ए। तो दोनों में म्यू कॉमन करोगे तो क्या होगा, 2 बाई आर प्लस, कोई दिक्कत। तो ये क्या होगा, देखो ये क्वांटिटी क्या होगी, देखना ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है 2 म्यू बाई आर प्लस म्यू, एक कुछ ऐड कर रहा है ना, कुछ ग्रेटर, तो ये किससे ग्रेटर होगी, 2 म्यू बाई आर से ना। दैट मीन्स वी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 2 म्यू बाई आर फॉर हाइपरबोला। बस यही 3 केसेस डिफाइन करना था, लिख लेना बस, हो गया। जल्दी जल्दी लिखो, दो तीन लाइन लिखना है, लिख लेना ईयर बी से। ये समझ में आया ना कैसे लिख रहा है, हाँ वेरी गुड। फिर लिखो, लिख लो इसे में, वैसे बता दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इन द केस, अगर जो फर्स्ट केस में देखा जाए, इलिप्ट के लिए जो बी कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी निगेटिव में आ रही थी, माइनस म्यू बाई ए। पैराबोला के लिए 0 आ रहा था, हाइपरबोला के लिए क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है इलिप्ट के लिए क्या होगा, निगेटिव, पैराबोला के लिए 0 और हाइपरबोला के लिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो लिखो वही जल्दी से, thus from above conclude that, thus from above we conclude that इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, वही एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, हाँ 2 म्यू आर प्लस बी। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन, रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन and it represent ellipse comma parabola comma hyperbola। It's represent ellipse parabola comma hyperbola कब, जब निगेटिव, जब कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा ना, तो लिखो एज ellipse पैराबोला हाइपरबोला लिखे अकॉर्डिंग एज कांस्टेंट इज निगेटिव और 0, अकॉर्डिंग एज कांस्टेंट इज नेगेटिव और 0 और कॉमा करके लिखिएगा पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। समझ में आया, जब कांस्टेंट नेगेटिव है तो इलिप्स हो रहा है, 0 हो रहा है तो पैराबोला, और पॉजिटिव हो रहा तो हाइपरबोला। हो गया। उसके बाद में लिखना also we can say that equation first represent ellipse। also we can say that इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड लिखो, वी स्क्वायर वाला टर्म, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट इलिप्स कामा पैराबोला कामा हाइपरबोला अकॉर्डिंग एज देखना वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, लेस
इक्वल टू 2 म्यू ऐसे लेस ग्रेटर सॉरी लेस इक्वल और फिर ग्रेटर। इसका मतलब समझ में आ रहा कि वी स्क्वायर लेस होगा 2 म्यू आर से, वो तो क्या बताएगा इलिप्स के लिए, इक्वल होगा पैराबोला के लिए, ग्रेटर होगा क्या हाइपरबोला के लिए। ठीक है। एंड ऑल द थ्री केसेस h square equal to mu l where l is the semi-latus rectum, and all the three cases h square equal to mu into l where l is the हाँ अकॉर्डिंग एज यही लिखना है भाई बस। हाँ and all three cases h square equal to mu into l, h square equal to mu into l where l is the semi-latus rectum। हो गया, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? सेमी-लेटस रेक्टम, सेमी-लेटस रेक्टम। चलो अब कल पढ़ना।